we are going to read linear equation with constant coefficient, right? अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री 1 ऑर्डर, उसके बाद हमने पढ़ा हायर डिग्री विद 1 ऑर्डर। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट? सो इससे पहले जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसमें हमारे कौन वेरिएबल थे कोएफिशिएंट। अगर आप देखो तो पी के साथ जो लिखा जाता है एक्स, है ना, वो किसका फंक्शन था? वेरिएबल था। अब हम एज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स एंड इनवर्स ऑपरेटर्स, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई एंड सी आई है इसमें, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज we define the linear differential equation is which in dependent variable जो भी है its derivative are present in the first degree, okay, and not multiplied together, okay, and p1 and p2 जो ये है either constant or a function of x, okay. Now equations is meaningful. D equals to dy dx, d square यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, डी एन वाई एंड टाइम डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट 1/d आ जाता है तो इंटीग्रेशन आ जाता है। इसका मतलब कि 1/d इज इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर इज अगेन डबल इंटीग्रेशन। इतनी बार करते जाओगे इतनी बार इंटीग्रेशन है, ओके। सॉल्यूशन कंटेन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कम्प्लीमेंट्री इन द पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? इफ सॉल्यूशन इज लाइक जब आप इसे ज़ीरो कंसीडर कर लो क्यू एक्स को, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। और व्हेन जब आप क्यू एक्स को भी कंसीडर करके सॉल्यूशन निकालते हो तो पी आई निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी पुट वाई इक्वल्स टू, मतलब देखो कोई भी क्वेश्चन है लाइक ये है तो सबसे पहले तो इसकी जगह डी स्क्वायर रखेंगे, 60 रखेंगे, 13 रखेंगे, ये रखना है। उसके बाद मेरे को क्या करना है कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। डी की जगह मेरे को एम रखना है, वाई की जगह 1 रख लूँ, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। रूट्स निकलेंगे, जो रूट्स निकलेंगे अगर वो रूट्स आपके m1 m2 mn जो भी है एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि ये रूट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसको ज़ीरो बना रहे हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है मेरे लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब सो एक रूट अकेला काफ़ी है उसको ज़ीरो बनाने के लिए। और इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में लिखूँ मैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में लेना है ए एक्स, ये सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगर मतलब एन रिपीटेटिव है तो कांस्टेंट टर्म में इस तरह से लिखना है, कांस्टेंट c1 c2 x। अगर एक रूट है तो सी एक्स लिखना, दो रूट कॉमन मतलब सॉरी 3 रूट कॉमन है तो एक्स स्क्वायर तक, 4 रूट कॉमन तो एक्स क्यूब तक लिखेंगे, 5 रूट कॉमन है तो x4 तक लिखेंगे और e की पावर एम एक्स लगा देंगे, ठीक है। रूट कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं तो c1 e की पावर जो मेरा रियल पार्ट है ए एक्स प्लस कॉस जो मेरा इमेजनरी पार्ट है बी एक्स प्लस c2 साइन जो मेरा इमेजनरी पार्ट है बी एक्स, ओके। पहले कॉस देन साइन, बी एक्स मीन्स इमेजनरी पार्ट है वो एज अ एंगल आएगा और जो रियल पार्ट है वो एज अ एक्सपोनेंशियल की पावर आएगा, रिमेंबर इट, ओके। एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज कि ई की पावर में हम रूट लिखते तो अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा लिख दो, अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा लिख दो, ठीक है। एंड ई की पावर एक्स को खोला जानते हो, कॉस प्लस आइटा बीटा एक्स समथिंग, बट बीटा एक्स से बीटा एक्स कट जाएगा, सो यू गेट द आंसर। इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज अ वाई इक्वल टू c1 e x as it is, and that is cos because when you open it bx plus c2 in a combined form, and it can also written as sin dx plus c2। कॉम्प्लेक्स में भी रूट कॉमन आ जाए, देन c1 प्लस c2 x। इसका मतलब क्या है कि रिपीट हुए रूट्स ए आइटा बी एक्स, c3 प्लस c4 x e आइटा बी एक्स, एंड इन कम्बाइंड फॉर्म
रियल पार्ट ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में रिपीट हो जाता है व्हेन रूट रिपीटेटिव आते हैं। तो c1 प्लस c2x c3 प्लस c4x टाइम विद कॉस अदर टाइम विद साइन x राइट। यहाँ पर देखो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है 13, बीच में क्या है माइनस। ओके तो जो रूट्स आएंगे वो किस में आएंगे प्लस में, तो ई की जो पावर होगी वो प्लस में होगी, इतना तो पता लगा है। बट ये क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स वन, तो देख लो 3x इस तरीके से इसको ओपन कर लो, तो दिमाग लगाओ तो इससे रूट बना लो। मेरा रूट बन गया ये फ्री वाला 3 प्लस 2 आइटा। इट शुड satisfy the given equation. If it satisfies, that is your solution. And how to find the particular integral, that is good one. First of all, if अगर हम इस तरह से फैक्टर्स निकाल लेते हैं लाइक 1/d माइनस लैम्डा इज अ फैक्टर ऑफ q, है ना। q इज़ अ राइट हैंड साइड फंक्शन which is given in a equation, and then what we have to do, लैम्डा है तो इसका रूट क्या बनेगा, माइनस में है करने पे प्लस आ जाता है लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स राइट। ऑल राइट देखो वट एवर फैक्टर्स कंटेन विद साइन यूज़ करना है, माइनस में माइनस यूज़ करो, क्या लिखेंगे ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ओके एंड वट एवर क्यू इज ओके जस्ट सॉल्व एंड हियर इज अ माइनस साइन, इसका इन्वर्स साइन क्या है प्लस का, तो ई की पावर एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली सारी चीज़ें चल क्या रही हैं मैं आपको बताऊं कि ये तभी आया होगा ना जब कहीं पे इधर d माइनस वाई होगा, लैम्डा होगा y, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी डी वाई बाई डी एक्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे माइनस लैम्डा वाई आएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या बनेगा ई की पावर माइनस लैम्डा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ई की पावर माइनस लैम्डा है, इसको क्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर इसका इन्वर्स लिखा ई माइनस लैम्डा एक्स एंड देन सॉल्व। अब इस तरीके से हम करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू भी रख दो डायरेक्ट। जैसे 2 है तो उसमें पूरे में डी की जगह 2 से रिप्लेस कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा ओके। डायरेक्ट पी आई जैसा सॉल्यूशन दे रहा था उससे भी आंसर निकाल सकते हो भाई। इसको C1 C2 0 कर दो, अब इसको y के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो, इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इफ इट सेटिस्फाई देन दिस इज द राइट योर सॉल्यूशन फाइन ओके। इन सच केसेस जब आपका जो FD होता है ना वो 0 हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n वट एवर द डिग्री ऑफ दैट, है ना, एन फैक्टोरियल एंड वट एवर द ए एक्स राइट। हाउ टू सॉल्व इट, जैसे ये देखते मैं सोचूंगी प्लस माइनस साइड आ रहा है, सिर्फ बनते देने लगेगी, फैक्टर बना लेना इससे क्या हो जाएगा डी प्लस ए आइटा डी माइनस ए आइटा सेक ए एक्स, ठीक है। क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ध्यान रखो, एक सॉल्यूशन आता है 1/a² में, एक सॉल्यूशन आता है x/a में। 1/x² में जो है जिसमें कॉस डबल आता है, बीच में जाता है लॉग कॉस ax लॉग कॉस ax, और x/a वाले में कॉस नहीं आएगा, फिर साइन ax आएगा। बता देते जब 0 आएगा, जब एक्सपाउंड r/r फैक्टोरियल ex करना है, पी का ऐसे ही करना है सॉल्यूशन, डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो उसको डिफरेंशिएशन करके देख लेना, उठाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको समझ जाओ तो 1³ में जाएगा, यहीं से फैक्टोरियल निकाल लो, 3 फैक्टोरियल आएगा नीचे, इसमें वैल्यू डाल के देखो 3 आगे 18 सॉल्व। एक्सपेंशन याद रखना, साइन HX क्या होता है, एक बार x माइनस एक बार माइनस x/2, कॉस HX क्या होता है EX प्लस एक बार माइनस x/2। जब क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह की वैल्यू रखना सीखो। देखो जो कॉस HX है वो क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट क्या रख लो हाफ x
बनता है, और क्या बनता है, एक्स साइन एच एक्स। कॉन्स्टेंट आ जाता है e⁻0x रखो, ए एक्स और कॉस ए एक्स होने में माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। अगर ज़ीरो ना हो रहा हो स्क्वायर में रखेंगे, बाकी टर्म को डी की टर्म्स में बना लो, और फिर अगर नीचे कुछ फैक्टर बच जाता है डी का लीनियर फैक्टर, तो उसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के फिर डी स्क्वायर की वैल्यू डालो, ऊपर वाला डेरिवेटिव के हिसाब से सॉल्व होगा। जीरो हो जाता है अगर यूज दिस फॉर्मूला, -1n 2a रखना है मेरे को हमेशा, उसकी पावर n लगानी है, बाकी एक्सपोनेंशियल जैसा x की पावर n की पावर फैक्टोरियल cos ax प्लस n/2, ठीक है। और फिर इससे फंक्शन रोटेट होता हो तो रोटेट कर लेना, साइन ax है, साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाफ में दे रखा है तो इसको फुल में बनाओ, ये हाँ ऐसे थोड़ा लगेगा वैल्यू, पर उससे अच्छा तो पी से फिर जनरल इक्वेशन पे जाना। ये कह सकते हो कि पी में ये जो sin 2x है वो कौन कौन से पार्ट रखने पे आ सकता है, सिर्फ वही फैक्टर ले सकते हो, साढ़े सौ करवा दो। एक्सम वाला ऐसा करता है, हम जो नीचे मेरा बचता है जैसे डी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया, कुछ भी बच गया सपोज, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है उससे डिवाइड कर दो, कांस्टेंट टर्म को 1 बना दो, बाकी टर्म एक साइड शिफ्ट कर दो। अगर कांस्टेंट टर्म ऐसा हो रहा हो कि माइनस में आ रही है सपोज, तो माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसमें जो भी है पावर इन्वर्स में लगा के बाइनोमियल बन जाएगी। ऐसा बाइनोमियल जो भी मेरा पॉलिनोमियल कोफिशिएंट दे रखा है, उस पॉलिनोमियल कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आई विल, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक ही उसका एक्सपेंशन करना, फिर आगे सॉल्व कर लेना। और मैं कहती हूँ क्यों करना है ऐसा, पॉलिनोमियल इक्वेशन उठाओ, वैल्यू डालो, गेट आंसर। आगे ना जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन वी के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है, डिफरेंशियल इक्वेशन को उस फॉर्म में लिख दो, डी फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी की जगह क्या लिखेंगे, d+1, अगर d+v, ठीक है, उससे ऐसे एक्सपेंशन करो, और फिर जो v है ट्रीट एज अ फंक्शन वट एवर इज गिवन, ये साइन दे रखा तो साइन की तरह कर दो, एक्स दे रखा तो एक्स की तरह कर दो। वन फंक्शन इज गिवन इन एक्स एंड वी फॉर्म, राइट। क्वेश्चन ध्यान रखोगे तो इजी रहेगा मामला, है क्या करना है मेरे को, एफ एक्स और एफ डी है एक साइड, और इधर एक्स वी है, ठीक है। तो मैं एक एक का डिफ्रेंशिएशन करके चल रहे हैं, पहले एक्स रखा, एफ डी एज इट इज़, वी एज इट इज़, यही तो करते हैं। फिर मैंने क्या किया, एफ डी का डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स का 1 हो गया, वी, यही करना है बस आगे भी मेरे को, है ना। तो मेरे को क्या करना है, एक्स है यहाँ पे, एफ डी की जगह लिखूँ 1/d, एफ डी वी, एफ डैश डी मतलब 1/, एफ डी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/f d², ठीक है। ऊपर क्या आएगा, एफ डी और डी, तो समझ में आएगी कि जैसे 1/f d एक्स भी है तो क्या होना चाहिए, एक्स 1/f d वी माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करता है -1/f d² एफ डी एक्स एज इट इज़ वी। अब इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करना हो तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। 1/f d कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में है, वी दोनों में कॉमन है, इधर क्या बचेगा एक्स, उधर क्या बचेगा एफ डैश डी अपन 1/f d, ठीक है। 1/f d वी एक्स माइनस एफ डैश डी अपन एफ डी। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा था इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ऐसे ही चलता है। देखो अगर हमने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दो, इसका डेरिवेटिव चलता जाएगा, डी एन का डिफरेंशिएशन चलता जाएगा, वी एज इट इज आएगा, डी तो हो रहा है, जैसे एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, फंक्शन है, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, वी एज इट इज, ऐसे ही चलता जाता है ये, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर इसका डिफरेंशिएशन हुआ, टेलर सीरीज की तरह एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वी एज इट इज एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वी के फॉर्मेट में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर 2x 10, एफ डी का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन बी चलता जाएगा। तो में ये एक्स स्क्वायर दिख ही रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये 2x कम तो हो जाएगा, d+2 बना दो, उसको आगे कर दो, और जो बाकी ये है
पहले एट इसको लिखेंगे फंक्शन एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा फंक्शन, फिर उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है, हमारा यहाँ पे टेलर सीरीज चल रहा है पर यहाँ पे इन्वर्स चलता है 1/d² इंटीग्रेशन, 1/d² डिफरेंशिएशन, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन sin x tan 2x स्टेप से चलेगा। यू कैन फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन इजीली, लाइक 3 sin x लाइक 4x cos 2x माइनस, देख लेना, मैच कर लेना। हम इसके कोफिशिएंट से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो, जब सिंपल d² के टर्म्स में दे दें तब इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि हम 1/fd और भी बाद में रखते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, बेटर x माइनस f'/t/fd लिख दो, then we will get answer। क्या रहा है, x sin x का आ रहा है हाफ x cos x माइनस sin x। डायरेक्ट करना है तो वो फंक्शंस ले लो जो मेरे को sin x कैसे कैसे मिल सकता है, उठा के देख लो, मिल रहा हो तो। ऐसे क्वेश्चन में एक बार x cos x आ रहा है, ठीक है, एक बार cos x, एक बार sin x माइनस में, और हाफ और आ रहा है आगे। यानी जब sin x इधर है, इधर माइनस आ रहा है, इधर cos x है तो इधर प्लस आता है, यही रहता है। देखो सेम क्वेश्चन, x cos x है, प्लस आया, सॉल्व करोगे वही याद आया, बस x cos x से यहाँ करना x sin x cos x माइनस sin x, उधर भी यहाँ x cos x है, भाई sin है तो cos है, cos है तो sin, सेट चलते हैं। यहाँ पे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजेनियस मतलब जिनकी डिग्री भी, जिनकी कोफिशिएंट की डिग्री सेम हो रही है उनके ऑर्डर से, ठीक है। जैसे ये कोफिशिएंट है ऑर्डर के n, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो भी xn ऑर्डर का है, ठीक है। उसके बाद जब n-1 है तो उसका कोफिशिएंट भी xn-1 पॉलिनोमियल ऑर्डर का है, तो ये इस टाइप की होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, x को एज अ फंक्शन ऑफ y सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, log x को क्या रखेंगे, z, ये फिक्स है, याद रख लेना, z बराबर log x, ठीक है। तो x बराबर क्या है, e की पावर z। इन सब्स्टिट्यूट से हम फिर फाइनल इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या देख लो यहाँ पे 1 ऑर्डर डेरिवेटिव डी, ठीक है, x डिवाइड बाई डी एक्स, इसको क्या करेंगे डी वाई, एक्स स्क्वायर वाले को क्या करेंगे डी टी -1, 2/1 तक जाएगी सीरीज, n वाला है n -1 तक जाती है, मतलब जो भी है, जैसे 2/1 तक जाएगी, 3 है तो 2 तक जाएगी। पहले दूर देख लो, जैसे अब पूरा फंक्शन पहले जेड में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद ही सॉल्व हो सकता है वो। और जैसे m1 m2 वगैरह आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे x की पावर में चले जाएंगे कि x की पावर m1, x की पावर m2, x की पावर m1, ठीक है। और अगर रिपीटेटिव रूट है तो जैसे यहाँ पे अपन c1 c2 z लिखते हैं, तो z यहाँ पे z को क्या बनाए log x, ठीक है। और ये x m में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी सॉल्यूशन दिया ना x की और m2 में दे रखा है, तो समझ जाऊँगी मैं कि बेसिकली जो इसकी पावर है वही इसका रूट है, ठीक है। फिर वो सेटिस्फाई करा के देखना, सेटिस्फाई होगा तो आंसर है। कॉम्प्लेक्स रूट में आप जाओगे, अगर 3 रूट सेम है तो log x स्क्वायर कर लो। कॉम्प्लेक्स रूट है तो पहले e की पावर रियल रखते थे, अब मेरे को क्या करना है, x की पावर रियल रखना है, ठीक है। और b जेड रखते थे तो b की जगह log x, ठीक है। तो मैं पहले ही क्वेश्चन दिखा रही हूँ ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो, पहले सॉल्यूशन से क्या आइडिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रूट रिपीट हो रहा है। पहली चीज़ x की पावर 1 है, यानी कि एक रूट 2 बार आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे को पता चल गया दोनों रूट एक बार आ रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि d-1 का होल स्क्वायर है, ये रहा d-1 का स्क्वायर, और ये फंक्शन रहा log x को मैं क्या लिखती हूँ z,
यानी कि 2z अपॉन क्या है d-1 का होल स्क्वायर, राइट। इतना मेरे को पता चल गया, तो सॉल्यूशन नहीं कर देना, मुझे एक्सप्लेनेशन करके कर लो। और यहाँ की स्क्वायर है तो जैसे 1 पर लिखो चाहे d पर लिखो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। फिर जब मैं फाइनल निकाल लूँ z के फॉर्मेट में, z को रिप्लेस करने लगा x से, तो गिव यू द आंसर। इफ द क्वेश्चन प्रेजेंट इन x फॉर्म देन x is replaced by q or z, reverse it and open it, easy to find out solution। क्वेश्चन भी है तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/x log x 1 minus x। ये चीज़ें याद भी रखो, जैसे x है 1 minus x बनता है इसका, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो 1/x आगे आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, तो यार ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली पहले हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड ना करके कुछ कोएफिशिएंट दे रखे हैं, 1+2x है उसका स्क्वायर है, और फिर 1+2x कुछ उसके फॉर्मेट में दे रखा है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं 1+2x को e की पावर z मान लूँ, वो जो मैंने कांस्टेंट दे रखा है x को ez मानते हैं ना, इस पूरे को ez मानना है, और फिर z किस तरह से है log 1+2x। तो अब जो ये डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है, उसमें जो पावर है x का कोएफिशिएंट है वो आगे आता है, तो वो क्या आ जाएगा 4d, फिर इसमें आएगा 2d, ठीक है, d-1 आ जाएगा। सॉल्व इट, फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 into root दैट इज कॉम्प्लेक्स। e टू z की आप वैल्यू रख दो, z को आप लोग z के फॉर्मेट में रख दो, मेरे को इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल कर 1/2 स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, और यहाँ पे राइट टू ई जेड पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें इंट्रोड्यूस हो गई सॉल्यूशन। तो फाइंड आउट इट एंड पुट द वैल्यूज, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है ना वही बाहर आता है। गोइंग टू रीड द साइमल्टेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ये, ठीक है, ऑर्डिनरी ODE के अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर की है, इस फॉर्मेट में होती है dx/p/q dz/r, राइट। इंट्रोडक्शन इसका कुछ नहीं है, देखो इस चैप्टर के अंदर वो लिख रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स एंड वाई वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है जेड, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, लेकिन अभी हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। तो इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन will have only one independent variable, while the partial differential equation more than one independent variable. This chapter is devoted to those ordinary simultaneous equations which are linear, and number of equation is equal to the number of independent variable. Number of independent variable equal to number of equation, 3 equation आ गई ना, ठीक है। If we take dependent variable as x and y, ठीक है, let these be dependent on the independent variable t, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ x और y लिए, t पे डिपेंडेंट है, ठीक है, g का फंक्शन है जो t पे डिपेंडेंट है। तो these are the polynomial function and ft and fgt जो भी आ रहा है are the function of independent variable t, okay। Method of solving the differential equation with a constant coefficient, first method क्या है, बेसिकली इसको कोफिशिएंट से बनाने की कोशिश करते हो भाई, ऊपर वाले को g1x से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को f1d से d मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लो, ऐसे ही करना है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि एक्स और वाई में मेरे को सॉल्यूशन दे रखा होगा इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है उन्हें वैल्यू इस तरीके से रखो कि एक फैक्टर कैंसिल नहीं हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए,
जैसे मैंने एक्स एंड वाई के लिए निकाली, मेरे को दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दूँ, डबल डिफरेंशिएशन का करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टी का इटसेल्फ मतलब ये है कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे एक्स एंड वाई का, तो भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, फिर वैल्यू सेटिस्फाई करवाना है। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन दे रखी है, तो C1 C2 इनकी वैल्यू 0 डालो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। जो आ रहा है डायरेक्ट उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन गिवन था TDX वाला, TDY वाला, ठीक है, मेरे को सॉल्यूशन दे रखा है ये एक्स एंड वाई के टर्म्स में। कॉफिशिएंट जितने भी देखे कांस्टेंट उनकी वैल्यू 0 डाली, फंक्शन इस फॉर्म में तो मैं बच गया। अब मैंने एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 1/3। अगर मेरा ये सॉल्यूशन सही है तो जो भी मेरे क्वेश्चन है उसमें एक्स बराबर T/3 डालने पे मेरे को ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। dy/dx है, देखो वो मैंने निकाल लिया एक तरफ, इसको सॉल्व किया, इसमें मैंने वैल्यू डाली एक्स की जो मैंने निकाल दी थी T/3, सॉल्व किया, यही है 1/3, इट सेटिस्फाई, सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अब इसमें मैं जो अप्रोच लगाने जा रही हूँ वो ये कि एक्स और वाई की वैल्यू जो भी दे रखी है उसमें जिससे फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ उस कोएफिशिएंट को मैं 1 मान लूँ, बाकी कोएफिशिएंट को 0। लेट्स सी व्हाट इज आंसर क्या आता है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी डिफरेंशिएशन होगा वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को हेडेक कर रहा है कि ये कहाँ से डिफरेंशिएट करूँ उसको, तो इसको 0 मान लो, C2 को C1 के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, पीछे दे रखा है वाई की वैल्यू निकल जाएगी। जब दोनों की वैल्यू निकल गई एक्स और वाई की, तो इसमें आप सेटिस्फाई करवा के देख लो, डिवाइडेड सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इज सॉल्यूशन। दूसरी फॉर्म ये दे रखी है कि अगर dx dy और dz PQR के फॉर्मेट में हो कि द फॉर्म ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल विल बी सॉल्व्ड मोर कन्वीनियंटली बाय द फॉलोइंग मेथड। तुम कोशिश करो कि है क्या चीज़। अभी एक क्वेश्चन ऐसी है कि इस फॉर्मेट में दे रखी होगी कि P1 dx का कोफिशिएंट है, PQ जो Q है dy का कोफिशिएंट है, R क्या है dz का कोफिशिएंट है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है, ठीक है। ऐसे ही ये आपका ये है, तो फिर द कोफिशिएंट और द फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। जो P1 P2 QR है फंक्शन है ये x y z के, नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। dx dy और dz कैसे निकालते हैं, बाय द क्रैमर रूल, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। लाइक Q1 R2 Q2 R1 देन R1 P2 क्रॉस चलता है बीच वाले में, ठीक है, पता है ना। तो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी P फंक्शन, दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी Q फंक्शन, दैट फंक्शन इज गोइंग टू R फंक्शन, सो PQ इन द वेरिएबल फॉर्म ऑफ x y z। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन वी कैन फाइंड द 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स लाइक C1 एंड C2। सो जो ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है यही मेरे क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। सो तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन डज नॉट मीन U1 बाई U2 टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि U1 U2 कर दो कांस्टेंट, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है। अब जैसे U1 ये है U2 ये है, आर द इंडिपेंडेंट, U1 एंड U2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर एक को आप किसी दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये भी याद रखो कि एक दूसरे के फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, विद द नॉलेज ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ टेंजेंट to the curve at a point is always proportional to dx divided dz, ठीक है। The form of a differential equation suggests that these dc's are proportional to PQR. We further knows are the 2 solution of the differential equation and represent the curve of intersection on these surfaces. बेसिकली जो पॉइंट है C1 C2 वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्फेसेस। C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट डबल इनफाइनाइट फैमिली ऑफ अ कर्व, ओके। C1 C2 वो इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू फाइंड द मेथड
of solution. First, this first element are a constant or a function of x y z as a ratio proportional rule. ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके का रूल है कि अगर हम एलिमेंट को डी सी एस को पी क्यू आर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमें ज़ीरो दे दे. ज़ीरो इन द केस की एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस जो भी मेरे कॉन्स्टेंट होंगे वो जीरो बना रहे हैं, वो एल एम एन डी एक्स डी वाई डी जेड में मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, इट गिव यू ज़ीरो, देन डी यू इट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यू की वैल्यू निकल जाएगी यू सी वन. ठीक है, फिर और कोई डी सी एस मिल रही है मेरे को, वो करने पे ज़ीरो आ रहा है, तो इट इज़ अगेन एग्जैक्ट इक्वेशन. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ कंप्लीट इस तरीके से सॉल्व कर लो. जैसे फर्स्ट दे रखा है मेरे को डी, ये दे रखा है. ठीक है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया. सॉल्व करने पे कुछ निकल के आया इक्वेशन निकल के आ गया, तो ये सी वन कर दो उसको. ठीक है, अभी दो इन दोनों को उठाओ, दोनों का एडिशन करो, क्या बनेगा डी एक्स डी वाई. कंपोनेंट को डिविडेंड तो कर लो, डी जेड ऐसे कर सकते हैं ना. क्या जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, इधर लॉग जेड बनेगा सी टू. तो ये सी वन सी टू हो गया, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कोई सॉल्यूशन आया ये. ठीक है, एक तो डायरेक्ट निकल ही जाता है, उसमें तो बनाने वाली बात है नहीं. सेकेंड वाला आप देख लो, कुछ भी ले लो, ये लोगे इसको डी मान सी मान लो, कोई कांस्टेंट. ठीक है, फिर आपको नहीं आता तो बना लो भाई, ऊपर 5 आएगा. कांस्टेंट बना के देख लो, सॉल्यूशन यू विल गेट. ये एज इट इज़ बनेगा 10 सी, इधर क्या बनेगा सी बनेगी पावर 5x. अब देखो ये वाला अच्छा टाइप का है कि डी एक्स डी वाई डी जेड है, एक्स वाई इसका ये साइक्लिक फॉर्म में दे रखा है. जब भी साइक्लिक फॉर्म में दे रखा हो तो याद रखो कि एक जो मल्टीप्लायर बनेगा वो एक्स वाई जेड बन सकता है. ठीक है, एक्स वाई जेड बनाओ, जब भी एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर बनेगा है ना प्लस में, तो फिर मेरे को क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करते ही क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी. समझ जाओ, देखते ही समझ जाओ कि एक मल्टीप्लायर तो ये बनेगा एडिशन में, और एक क्योंकि यहाँ पे अपोजिट यही रखा कि 1/x 1/y 1/z. तो एक मल्टीप्लायर जब भी आपके 1/x 1/y जेड हो तो एक्स वाई जेड हमेशा एक मल्टीप्लायर बनता है. तो याद रखोगे क्या मल्टीप्लायर से लेके क्या बने इक्वेशन. जब एक्स वाई जेड एडिशन में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब एक्स वाई जेड रेशनल में 1/x 1/y 1/z वाला, ठीक है, तो उसमें एक्स वाई जेड बन जाता है. अब ऐसे यहाँ पे देखो एक मल्टीप्लायर तो ये बन जाएगा सीधा एक्स वाई जेड वाला, और इन टर्म्स ऑफ ए बी सी बन जाएगा, दिक्कत नहीं है. ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स भी ले सकते हो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला. तो एक बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाला बन जाएगा. देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. डी एक्स माइनस डी वाई है, इसको किस तरीके से रिमूव कर दूँ या कॉमन ले लूँ, बाई वाई कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर बच जाए, जो बच जाए कॉमन हो जाएगा कुछ ना कुछ. हाँ ये हट जाएगा जब इसमें से माइनस होगा, अब दिमाग में अपना अप्रोच आ जाएगी. ठीक हो जाते हो एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई लिखो, माइनस जेड है माइनस जेड हो जाएगा सी बने से इंटीग्रेशन यू विल गेट योर आंसर. तो देखते समझ जाना है. ये तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो रहा है. ठीक है, एडिशन करके देख लो. फिर दूसरी क्वेश्चन में बनेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ ना, वाई स्क्वायर दूसरी जेड स्क्वायर बन जाएगी. ठीक है, एक ये है मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड बनना चाहिए एक, इसका तो मुझे मालूम नहीं. मल्टीप्लाई हम कोई कांस्टेंट नंबर भी ले सकते हैं, ये संभावना है इसलिए क्रॉस किया है. देखो वैसे एक्स माइनस वाई 1 वाई माइनस जेड बनता है एक मल्टीप्लायर, दूसरा 1 1 1 बन सकता है,
और जब वन 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 मल्टीप्लाई बन जाए तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की बात है। एक मल्टीप्लायर जो इस वाले का इसका एक्स वाई ये सब एडिशन में आ जाएंगे। दूसरा मल्टीप्लायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड याद रखो। देखा दे रखा है मेरे को एक्स डी वाई जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड वाला। तो मेरे को क्या करना है, एक तो एडिशन में बन जाएगा, ठीक है, और एक इसी का रिवर्स करके बन रहा है। एक तो एडिशन में बन गया, एक इसका रिवर्स करके भाई जेड स्क्वायर माइनस में बाकी पॉजिटिव है ना, जो प्लस है वो माइनस में आएगा, माइनस में प्लस में। तो अच्छे के हिसाब से दे रही हूँ। थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक क्यूब में है, एक स्क्वायर में है जेड के साथ, क्यूब में वाई के साथ है। तो